नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी 2021 आज की तारीख है और हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारा देश ही नहीं, हमारे देश के विदेश में रहने वाले लोग भी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं, शुभकामनाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमें आपको गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जो गणतंत्र है। हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां पर हमको बहुत सारे अधिकारों को भोगने का अवसर मिल रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे बहुत सारे अधिकारों का हनन हो रहा है। कभी-कभी हमको लगता है हम पे बहुत बंदिशें हैं, लेकिन आप किसी अन्य देश से तुलना करके देखिए, तो आपको लगेगा नहीं, हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और गणतंत्र होने का मतलब, जनता का शासन होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बंदिशें भी ज़रूरी हैं। अगर बाँध कर नहीं रखा जाएगा, तो कई चीज़ें तुरंत गड़बड़ हो जाएँगी। आज डेली 30 में विज्ञान का टर्म है और विज्ञान के अंतर्गत आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रकाश, दर्पण और लेंस। इसमें 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और आगे फिर ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, फिर आगे के प्रश्नों को इसमें हम देखते रहेंगे। डी 30 में 10 क्वेश्चन हम करंट के देखते हैं, कुछ उठे हुए प्रश्न हैं उनको हम आज देख लेंगे जो इधर बीच में रह गए हैं, और फिर आगे के प्रश्न फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डे 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। समतल दर्पण से बनने वाले बिंब किस प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण पर जब भी आप देखते हैं, जब आप तैयार होके हसीन बनकर निकलना चाह रहे होते हैं, तो आप दर्पण देखते हैं। तो दर्पण में क्या आप वास्तविक रूप में नजर आते हैं? वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है। तो क्या होता है? आभासी। ऐसा प्रतिबिंब होता है, वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरन बिंब से अपसृत होती है। अपसृत होती, डाइवर्स होती, प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि वो भाई शीशे में रियल आदमी कैसे हो सकता है? ये आभासी है। ये प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। एक और पालिश की गई कांच की प्लेट क्या कहलाती है? तो अगर आपसे समतल दर्पण का पूछा जाए कि डिफिनीशन क्या है, तो समतल दर्पण यही होता है। एक तरफ पालिश की गई कांच की प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण एक और पालिश की गई जो कांच की प्लेट होती है उसी को कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है और प्रकाश का मूल कण फोटान है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है, और इसका मूल कण जो होता है वो फोटान होता है। इसका मूल कण अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बता दीजिएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर आप नहीं प्राप्त कर सकते, ये गलत है पहला। और दूसरा जो है ये सही है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात, इसको प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। बिल्कुल सही बात है। और किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बिंदु पर मिलती हैं वो आभासी नहीं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जहां पर मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतुओं का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जब कोई भी प्रकाशीय प्रघटना ऐसे इस तरीके से होती है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है, आपतन याद रखिएगा, कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाए जहां से वो होती है आपतित, उसी माध्यम में जब फिर से उसका आपतन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। आपतन आपतन जहां से हुआ था वहीं उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। तो ऐसी घटना जब घटती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो कहलाती है, और ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय तंतु इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और दूसरा है कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। डिप्ग्योर, अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। डिप्ग्योर में वी वायलेट होता है और आर रेड होता है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यहां पर दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक विव से वी से स्टार्ट होता है और इधर घटता जाता है। इधर सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम ऐसे घटता जाता है। तो यहां पर अगर दिया होता बैगनी रंग तो ये सही होता है, ये गलत हो गया। यानी कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अब वी से स्टार्ट करिए, आर तक चले जाइए, घटता चला जाएगा। और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है।
तो अपवर्तनांक बैंगनी रंग का ज्यादा होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सरी रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक ज्यादा होगी तो तरंगदैर्घ्य कम। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है और ताप के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाता है। ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है, वही विबग्योर फार्मूला, इसीलिए रंग का निर्धारण किया गया। लेकिन ताप बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान है वो कम होता जाता है, इसका मान बढ़ता नहीं जाता है, वो कम होता जाता है, तो इसको ध्यान रखना। एक केवल इसमें सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आपतित किरण व अविलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जो भी आपतित किरण है और जो अविलंब है उसके बीच में जो कोण बन रहा है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा है अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो वैसे तो आपको ये कठिन लग रहा है, लेकिन ये सरल प्रश्न है, क्योंकि इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। जब आपतित किरण और अविलंब के बीच बनेगा तो ये क्या होगा, आपतन कोण होगा, और जब अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा तो परावर्तन कोण होगा। उसमें उल्टा दिया हुआ था। बात समझ में आ गई? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, घबराइए मत कभी भी। घबराएंगे तो प्रश्न गलत होगा। आपतित किरण और अविलंब के बीच यहाँ परावर्तन दिया है, ऐसा नहीं होगा, ये आपतन होगा, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये दोनों उल्टे दिए हुए थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसे क्या कहते हैं? कोई तल है, परावर्तक तल, उस पर किरण आके गिर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो किरण ऐसी किरण होती है जो परावर्तक तल पर आकर गिरती है। और परावर्तित किरण कैसी होती है? जो किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है, और परावर्तित किरण जो किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से लौट जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के आने की प्रक्रिया है। प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के आने की प्रक्रिया है। ध्यान से पढ़िए। और समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन आने की नहीं, वापस भेजने की प्रक्रिया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न सही होगा। रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी क्या होती है परावर्तन की? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्ट होने का मतलब जाना होता है, वापस जाना होता है, न कि आना। जैसे रिफ्लेक्टर होता है लाइट में, रिफ्लेक्ट करता है, किरण जो उसमें पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है। और समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, ये बात सही है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके पथ में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक माध्यम है, अब वो कैसा माध्यम है आपको यहाँ पर विचार नहीं करना है, और दूसरे माध्यम में हो गई, और उनके पथ में जो परिवर्तन होता है उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये कहिए कि कोई प्रकाश की किरण जा रही थी, वो एक माध्यम था, वहां से दूसरे माध्यम में जब उसने प्रवेश किया तो उनके पथ में जो परिवर्तन हुआ उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पर? अपवर्तनांक पर। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तन अंक अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। पहला स्टेटमेंट है एक प्रश्न का, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। अभी उसकी व्याख्या थी एक प्रश्न की, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी। दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि गलत उल्टा लिखा हुआ है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी। यहां पर दिया हुआ था जितना अधिक होगा उतनी अधिक होगी। अपवर्तनांक और चाल में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश की चाल को सी से निरूपित किया जाता है। प्रकाश की चाल को दिखाने के लिए ये सिंबल सी का उपयोग किया था, बिल्कुल सही है। और ये एक भौतिक नियतांक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो सी है ये एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में अगर वैक्यूम में बात की जाए तो इसका सटीक मान 299,752,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन मोटे तौर पर इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह दिया जाता है। तो ये एक नियतांक है, इसको मान लिया गया। और आइंस्टीन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की गति की तुलनात्मक चाल पर गमन किया जाता है तो गमन करने वाले पिंड के लिए समय किसी स्थिर प्रेक्षक की तुलना में भिन्न हो जाएगा। आप इस सब जिस चीजों पे मत पढ़िए, बस आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत का इससे संबंध है, इतना ध्यान रखिए। आप जीएस पढ़ रहे हैं ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, निर्वात में? इनमें से कोई नहीं। तो
प्रकाश की चाल पूछी जा रही है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपसे ध्वनि की चाल नहीं पूछी जा रही है। तो जो प्रकाश की चाल होगी वो निर्वात में सबसे ज्यादा होगी, जहां पर कुछ नहीं होगा, कोई चीज रास्ते में नहीं आएगी, सब कुछ खुला खुला मिल गया, बिल्कुल ओपन सब मिल गया, तो वहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अभी हमने बात की थी ना, तो 3 लाख प्रति किलोमीटर की जो बात होती है, प्रति सेकंड की बात होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की, वो कहां पे बात होती है? निर्वात में ही, वैक्यूम में ही बात होती है। और ये माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करती है प्रकाश की चाल, अभी हमने बताया है। अगला जो प्रश्न है, अपारदर्शक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? बाहर निकल जाती है कि नहीं निकल पाती है? तो बाहर नहीं निकल पाती। अपारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। चलिए, बाहर अगर निकल जाए तो वो पारदर्शक हो जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाती इसलिए अपारदर्शक। कांच अर्ध पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। क्या कांच अर्ध पारदर्शक है? कांच से इधर उधर आप पूरा देख सकते हैं कि नहीं? पूरा देख सकते हैं, तो वो पारदर्शक का उदाहरण है। तो पहला तो गलत हो गया। तेल लगा हुआ कागज पारदर्शक वस्तु का, ये अर्ध पारदर्शक है, तो दूसरा भी गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता क्या कहलाती है? प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शक। तो पारदर्शक तो यहां से हटा ही दीजिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ल्यूमिनस बॉडीज या नॉन ल्यूमिनस? तो ये नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से ये चमकती हैं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उस पर जब प्रकाश डालेंगे तो वो दिखाई देने लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो अदृश्य है, लेकिन खुद का प्रकाश उनके पास नहीं है। प्रदीप्त वस्तुएं वस्तुएं हैं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, तो ये गलत है, क्योंकि प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वह हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। किसी जीव से प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया को जीव दीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां सही, पहला गलत। आपने सूर्य और पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, तो सूर्य से पृथ्वी को लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा मिलती है। अब यहां पर जो पृथ्वी है, प्रदीप्त वस्तुओं की बात हो रही है, तो प्रदीप्त वस्तु कौन है? पृथ्वी है कि सूरज है? सूर्य की अपनी खुद की रोशनी होती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की रोशनी से चमकती है, तो पृथ्वी एक अप्रदीप्त वस्तु है। लेकिन सूर्य जो है, विद्युत बल्ब है, ये सब क्या है? ये प्रदीप्त वस्तु है। ध्यान रखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, ऐसा कहा जाए क्या सही है? और इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर के बीच में होता है। एंगस्ट्रॉम, एम्पियर नहीं, यहाँ पर एम्पियर नहीं होगा, एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि दोनों बातें सही हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश के बारे में अगर कहा जाए कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो ये बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों से प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। टार जलाते हैं, उससे भी प्रकाश मिलता है। आप हेडलैम्प जलाते हैं कार की, अपने बाइक की, तो उससे भी आपको प्रकाश मिलता है। और सूरज से भी प्रकाश मिलता है। तो सूरज प्राकृतिक है और जो बाकी है मानव निर्मित है। तो प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों के द्वारा होता है। हम आंखों से कि कान से सुनते हैं आपकी प्रकाश है, प्रकाश का ज्ञान होता है आंखों के द्वारा, आप देखते हैं। ठीक है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है ना, तारों से प्रकाश मिलता है, कोई हेडलैम्प, कोई भी टॉर्च, इससे सबसे प्रकाश मिलता है। और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रॉम का मान आपको वैसे ही पता होगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं जो छूटे हुए थे प्रश्न। थांगता का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो थांगता जो है ये भारत के मणिपुर से संबंधित है, और ये मणिपुर कला का एक स्वरूप है। अनुष्ठान, प्रदर्शन और युद्ध कला का संयोजन इसमें होता है। आपसे थांगता के बारे में पूछा जा सकता है, ये है क्या, इसमें होता क्या है? तो अनुष्ठान भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, और युद्ध कला भी इसमें है। विभिन्न प्रकार के नृत्य और यौद्धिक अभ्यास इसमें किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन भारतीय गणितज्ञ है जिसको माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है 2021 का? तो इन भारतीय गणितज्ञ का नाम है निखिल श्रीवास्तव। ये दो और लोग प्राप्त करने वाले हैं, एल यूनिवर्सिटी के डैनियल एलन स्पिलमैन और इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल की डी लुशाने। और इन तीनों लोगों को मिलाकर रामानुजन रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम, ये याद रखिएगा कि रामानुजन ग्राफ्स और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम पर लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए इनको चुना गया है, ये तीन लोगों को। लेकिन क्योंकि निखिल श्रीवास्तव ये भारतीय गणितज्ञ हैं, इसलिए इनका नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो इस पुरस्कार को जीतने वाले हैं श्याम श्रीनिवासन।
2019-20 का ये बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। ये फेडरल बैंक के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं श्याम श्रीनिवासन। नामरूप जो हाल ही में अपने यूरिया प्लांट के लिए खबरों में था, तो नामरूप किस राज्य में स्थित है? नामरूप किस राज्य में स्थित है? तो नामरूप जो स्थित है यह है असम में। यूरिया प्लांट के लिए यह खबरों में था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा अभी हाल में इसमें आगामी यूरिया संयंत्र के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, इसी कारण से यह चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नामरूप असम याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने एक क्लस्टर में दुर्लभ गर्म यूवी चमकीले तारों को किस सैटेलाइट के टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए देखा है? तो एक क्लस्टर में दुर्लभ गर्म यूवी चमकीले तारे को देखा है, किस टेलीस्कोप का उपयोग किया है इसमें? तो ये टेलीस्कोप का नाम है एस्ट्रोसैट। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में एक विशाल क्लस्टर को देखा है और उसमें जो यूज हुई है सैटेलाइट, उसका नाम है एस्ट्रोसैट नाम है उसका। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। तो टेलीस्कोप का उपयोग जो किया गया है, सैटेलाइट टेलीस्कोप है ये, और इसका नाम है एस्ट्रोसैट। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, किस मामले में किया गया था? यहां पर 3 मामले दिए हैं और एक इनमें से कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंदिरा साहनी मामले में 1992 में किया गया था। ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं। क्रीमी लेयर शब्द जो ओबीसी वर्ग है उसमें ओबीसी में कैटेगरी को बांटता है। अमीर और बेहतर जो शिक्षित समूह है उनको संबोधित करता है कि ये क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें सरकार प्रायोजित शैक्षिक और पेशेवर लाभ के कार्यक्रमों की योग्य नहीं माना जाता है, कि अब इनका डेवलपमेंट हो चुका है और ये मुख्य धारा में आ चुके हैं, अब इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है ना। ओबीसी वर्ग के वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम है वही आरक्षण के पात्र हैं। 6 लाख से ऊपर की जिनकी आमदनी है वो किस में आते हैं? वो क्रीमी लेयर में आते हैं। बस इतनी बात, ठीक है। तो इंदिरा साहनी मामले 1992 में ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये शब्द प्रयुक्त किया गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बहुत सरल सा प्रश्न है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में, और हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक नूगू जलाशय, यहाँ पर एक जंगली हाथी को बचाया गया था। तो नूगू जलाशय आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक पड़ता है। वहां पर एक जंगली हाथी फंस गया था जलाशय में, तो उसको बचाया गया। काबिनी जलाशय उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नगरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि काबिनी जलाशय कहाँ है, तो ये बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है उनको अलग करता है। 2018 की जो बाघ गणना हुई थी उसमें देश में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक पूरे देश में दूसरे स्थान पर है जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और उसके बाद कर्नाटक की बारी आती है। हाल ही में किस सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम परिवर्तित करके कमलम किए जाने का फैसला किया गया? ड्रैगन फ्रूट का नाम, चाइना के विरोध में ये सब हो रहा है और चाइना को वास्तव में बायकॉट करना ही चाहिए, तो कमलम कर दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव आया है ये है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके कमलम कर दिया है। कमलम एक संस्कृत शब्द है, ड्रैगन फ्रूट का आकार कमल के रूप से मिलता जुलता है, तो ड्रैगन फ्रूट को इसने क्या कर दिया है? कमलम नाम रख दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो बिडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो इन पे हमने चर्चा की थी, फिर से देख ले रहे हैं। तो 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, क्या ये सही है? और जो बिडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली, तो बिल्कुल सही है। और 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है इन्होंने शपथ लिया। बिडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे, सबसे युवा नहीं, सबसे उम्रदराज, ठीक है। और कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्रदराज ध्यान रखिएगा। हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है सौर क्षेत्र में, सौर ऊर्जा क्षेत्र में। और इसमें जो समझौता ज्ञापन हुआ है इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के साथ राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच में पारस्परिक रूप से प्रदर्शन, अनुसंधान, पायलट परियोजनाओं को चिन्हित किया जाएगा।
और दोनों देशों के संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के देशों में प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो ये रहा आज का डेली 30। और उज्बेकिस्तान का नाम आप मत भूलिएगा, क्योंकि हाल ही में ये हुआ है। इसके बाद अगर कोई होगा तो वो हाल ही में होगा, नहीं अभी तो यही रहेगा। और कैसा लगा जरूर बताएं, इसको थोड़ा सा शेयर करें। जनवरी लास्ट तक मैं डिसाइड करूंगा कि हमें करना क्या है। थैंक यू वेरी मच।